नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये मोनोकल्चर फार्मिंग के संबंध में है। 3 कृषि बिल लाए गए हैं जिनका विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो ये किसानों का जो विरोध है, साथ ही ये जो 3 बिल है ये सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस की मार्केटिंग के संबंध में ही बात करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर कृषि से जुड़े हुए दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं जहां पर हमको ध्यान देना चाहिए। उसी के संबंध में ये आर्टिकल है, तो हम एक अच्छी चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है हमारे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले 1 दशक से खासकर, हम नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, जैसे नेचुरल गैसेस हो गई, ऑयल हो गया, इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अभी एक ट्रांजिशन का समय है, एक बदलाव का समय है कि हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से बढ़कर हम नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत है वहां पर बढ़े। उसी के संबंध में यह आर्टिकल बात करता है और भारत को किन और ध्यान देने की आवश्यकता है, वैश्विक लेवल पे क्या अभी स्थिति चल रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में हमारे ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो के ये और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि हमारी रोजगार गारंटी स्कीम, निम्न में से कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी है मुद्रा योजना, ऑप्शन सी है आयुष, या ऑप्शन डी अंत्योदय योजना। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। वह यह है कि मोनोकल्चर फार्मिंग के क्या नकारात्मक परिणाम रहे हैं और क्या भारत में भी मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। मोनोकल्चर फार्मिंग क्या भारत में भी करी जाती है क्या? आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है फार्म डिबेट के बारे में है कि कृषि के संबंध में ये एक पूरा विवाद जो हमारे देश में चल रहा है, फार्म बिल्स लाए गए हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये इस पूरे डिबेट से बाहर निकल के एक तीसरे आयाम के बारे में, एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करता है, जो कि जुड़ा हुआ है मोनोकल्चर फार्मिंग से, जो कि जुड़ा हुआ है फार्मिंग की पद्धति से। तो मोनोकल्चर फार्मिंग होती क्या है वो जान लेते हैं। तो ये अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज बेस्ड ऑन ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप एट अ गिवन टाइम ऑन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो एक समय पर एक ही फसल उगाने की जो पद्धति है, उस पर एक पर्टिकुलर जमीन पर, फील्ड पर, उसे मोनोकल्चर फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं कि मोनोकल्चर फार्मिंग जो भारत में भी बड़े पैमाने पर की जाती है, वहाँ पर कुछ रीजंस है कि जिसके कारण मोनोकल्चर फार्मिंग बढ़ रही है। सबसे पहले एम्फसाइज मैक्सिमम क्रॉप यील्ड। तो यहाँ पे जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा रहती है मोनोकल्चर फार्मिंग में एज कंपेयर टू जो दूसरी पद्धति है उनको देखते हुए। उसके अलावा फार्म इनकम्स की, इससे फार्मर्स जो है उनकी एक कांस्टेंट और फिक्स इनकम बनी रहती है। और अगर आपको आपकी इनकम बढ़ानी है तो मोनोकल्चर फार्मिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके साथ में वैश्विक लेवल पर जो एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसका मुकाबला करने के लिए भी मोनोकल्चर फार्मिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा एक उपाय माना जाता है। उसके अलावा गारंटेड प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब सरकार आपसे जो फसल है आपकी वो गारंटेड खरीद रहती है, वो भी एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, मतलब एक बेसलाइन तय की जाती है, उससे उस बेसलाइन या उससे ऊपर पे ही सरकार आपसे वो फसल की जो भी उत्पाद होता है वो खरीद लेती है। उसके अलावा ग्रेटर कॉरपोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो कृषि का निगम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, हायर स्टॉकिंग लिमिट्स हो गए और प्राइवेट मार्केट्स हो गए। तो मोनोकल्चर फार्मिंग में जो आपके उत्पाद आते हैं उसके लिए आपको आराम से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं उन उत्पादों को लेकर,
उस फसलों को लेकर स्टॉकिंग का जो व्यवस्था है वो मिल जाती है आपको। साथ ही साथ आप प्राइवेट मार्केट में भी इसको दे सकते हैं। लेकिन मोनोकल्चर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को थोड़ा देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिटी है, जो कृषि विविधता है, उसे कहीं ना कहीं बहुत हानि पहुंचती है मोनोकल्चर के द्वारा। उसके साथ में ग्रोइंग टॉक्सिसिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, तो कहीं ना कहीं हमारे वायु, हमारे जल और हमारी ज़मीन में हम इनडायरेक्टली जहर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ये देखा जाता है कि फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हमारे फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है उस पर बहुत ज़्यादा, जो हमारे ज़मीन की धरातल का जो जल है हमारे, उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ में पेस्टिसाइड का यूज़ पड़ रहा है। पेस्टिसाइड्स के यूज़ से क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी जंगली घास फूस जो उग जाती है उसको मारने के लिए आप पेस्टिसाइड की दवाई तो डाल देते हैं, लेकिन होता ये है कि वो पेस्टिसाइड की जो दवाई होती है वो उन वीड्स को मार देती है, खरपतवार को मार देती है, लेकिन जो आपका प्लांट है जिस पे आपका फल या फूल आने वाला है उस पर वो रह ही जाता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि फसल होने के बाद में उस फसल को सुखा के उसका चारा बनाया जाता है, और वही हमारे डेयरी के जो जानवर हैं हमारी, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये उसको खाते हैं और उनकी बॉडी में ये पेस्टिसाइड चले जाता है। और वो पेस्टिसाइड केवल जानवर को ही नहीं, उसके दूध में भी आ जाता है, और वही दूध का सेवन मनुष्य भी करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारी सेहत पे भी काफ़ी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में इस तरीके से आ जाते हैं। उसके साथ में प्रमोटेड इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न, तो यहाँ पर एक अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न आ जाता है। अभी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज से कुछ वर्ष पहले, 40-50 वर्ष अगर पहले जाए, तो भारत में इतना ज़्यादा गेहूं और चावल का सेवन नहीं किया जाता था। अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड होते थे, मिलेट्स होते थे, मोटा अनाज, जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे मोटा अनाज उगाया जाता था। और जो गेहूं का सेवन बहुत ही कम किया जाता था और उगाया भी जाता था, क्योंकि उससे पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मिलेट्स जो होते हैं, मोटा अनाज जो होता है। लेकिन अभी समय में देखें तो जो मोटा अनाज है वो बहुत कम हो गया है, गेहूं का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट है वो सरकार खुद ही कर लेती है। तो इसलिए किसान कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर देता है कि वो गेहूं ही उगाए, क्योंकि वहाँ पे उसको गारंटेड इनकम मिल जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूट्रिशन है बॉडी का, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हमें डाइट लेने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो एक पारंपरिक हमारी डाइट हुआ करती थी वो भी बिगड़ चुकी है इसके कारण ही। उसके अलावा कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए गए हैं राइटर के द्वारा कि हम कौन से कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले, रिप्लेस रिसोर्स बेस्ड अप्रोच विद रिलेशन बेस्ड अप्रोच टुवर्ड द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर रिसोर्सेस बेस्ड अप्रोच जो है उसे बदलने की बात की गई है आपके एनवायरनमेंट बेस्ड अप्रोच से। मतलब कि आप ऐसी कृषि करें जिससे आपके एनवायरनमेंट को, वातावरण को, आपके इकोसिस्टम को, आपकी जैविक विविधता को प्रभाव ना पड़े। क्योंकि हम देखते एक ही एक हम फसल उगाते जाएंगे तो उससे होगा ये कि ज़मीन को और उसके साथ में जो वातावरण है उसको रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ही एक न्यूट्रिशन ज़मीन से लेते जा रहे हैं तो उससे ज़मीन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बंजर हो जाती है। न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए हम उसमें केमिकल्स डालते हैं और वही केमिकल कहीं ना कहीं हमारे वायु, जल और हवा को सबको प्रदूषित कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पर राइटर ने बताया है कि आपको इन्वायरमेंट बेस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उसके साथ में प्रमोट पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर लेस फेवर्ड क्रॉप्स लाइक मिलेट्स एंड पल्सेस। तो जो मोटा अनाज है, जो दालें हैं, इसका भी प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। अभी केवल कुछ ही ऐसे कैटेगरी ऑफ फूड है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है सरकार का, जैसे गेहूँ खरीद लेती है, लेकिन गेहूँ का भले हम वहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम उसका जितना प्रोक्योरमेंट करते हैं उसकी जगह जो लेस फेवर्ड क्रॉप्स है उन्हें भी बढ़ावा देना चाहिए। और कहीं ना कहीं पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर हो सकता है, बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि है एंड ऑफ ऑयल एज के बारे में। तो पिछले एक शताब्दी में कहीं ना कहीं ऑयल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा है।
जिनके पास में ऑयल रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है। अब ये समाचार में कैसे आया वो थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ड्यू टू द अनहेल्दी लिंकेज बिटवीन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, देयर इज अ नीड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू रीऑर्डर कैट्रोग्राफी ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड एनर्जी। तो पहले एक शताब्दी में, पिछली हमारी शताब्दी में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था पर्यावरण के, और हम उद्योगीकरण में लगे हुए थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पैदा की जाए, बिजली पैदा की जाए, कहाँ से हमको पेट्रोल मिले, हम ऑयल मिले, हम इसी चीज़ में लगे हुए थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों से देखने को मिला है कि हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, क्लाइमेट चेंज आपको पता है, ये ऐसी चीज़ है जिससे एक जन सामान्य की ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और यही चालू रहा, अगर हम यहाँ पे नहीं रुके तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अर्थ का डिस्ट्रक्शन की ओर अर्थ बढ़ सकती है। क्योंकि हम आए दिन सुनने को मिलता है हमें कि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं और दूसरी प्राकृतिक आपदा आ रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पूरा एक बैलेंस बिगड़ रहा है पृथ्वी का, वो जिम्मेवार है। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है कि समय के हिसाब से भारत भी अपनी जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी का जो पूरा एक मैपिंग है उसको रीऑर्डर करे। तो यहाँ पे पॉलिसी इनिशिएटिव की कुछ ज़रूरत है, राइटर बताते हैं। तो डेवलप इट्स ओन वर्ल्ड स्केल कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर फोटो वोल्टिक्स एंड बैटरी स्टोरेज। तो यहाँ पे फोटो वोल्टिक्स और बैटरी स्टोरेज हमें अपने आप में जमा करने की, उत्पादन करने की आवश्यकता है। चाइना का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि चाइना मैन्युफैक्चर 75% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी वर्ल्ड में जितनी भी पैदा की जाती है उसकी 75% जो है वो चाइना के द्वारा ही की जाती है। 70% ऑफ सोलर सेल्स जो है वो चाइना ही उत्पादन करता है। 95% ऑफ सोलर वेफर जो है वो चाइना उत्पादन करता है, और पॉलीसिलिका का जो प्रोडक्शन है वो 60% तक चाइना ही करता है। तो इस क्षेत्र में भारत के लिए एक अच्छी स्थिति है कि एनर्जी का अभी जो एक बैटरी स्टोरेज का ये अपना पूरा एक सेक्टर है, इसमें भारत अपनी पहचान बना सकता है, अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। क्योंकि अभी इसमें जो डोमिनेंस है केवल एक ही देश का है, वो है चीन। उसके अलावा प्रिपेयर अ क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी। तो आपको एक क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आइडेंटिफाई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज निजात करने की ज़रूरत है जिससे हमारे पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव पड़े। उसके साथ में स्टैब्लिश फंडिंग मैकेनिज्म एंड क्रिएट इकोसिस्टम फॉर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर फंडिंग मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ पे आप पार्टनरशिप में आपस में मिलके साथ में काम कर सके। सिर्फ यहाँ पे सरकार, अलग अलग सरकार ही नहीं, उसके साथ में पब्लिक और प्राइवेट की भी कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो जो नए मैप की बात करी है उसकी कुछ ब्रॉड थीम्स है, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे समय के अनुसार ये पूरा जो ऑर्डर रहा है ये चेंज होते रहा है। उसके लिए कुछ ये ब्रॉड थीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूएस शेल रिवॉल्यूशन हुआ है कि शेल्स के माध्यम से यूएस ने अपनी जो ऑयल की आपूर्ति थी वो पूरी करी। तो ये इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनेगा। एक समय था जब मिडिल ईस्ट की कंट्री पे पूरा डिपेंडेंट हुआ करता था यूएस को, लेकिन यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाया। खुद उन्होंने नेचुरल गैसेस के जो स्रोत थे उनको पता लगाया, ऑयल उन्होंने पता लगाया, जिससे वो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की भूमिका में आ गए, जो कि कहीं ना कहीं यूएस का दबदबा बढ़ाने में उसने काफ़ी ज़्यादा मदद करी। वही चीज़ हमें देखने को मिलती है रशिया की ओर। तो रशिया के जितने भी फॉर्मर मेंबर्स थे, यूएसएसआर हुआ करता था और दूसरे जितने मेंबर्स थे, भारत भी एक सहयोगी ही माना जाता था रशिया का। तो रशिया ने समय समय पर इन्हें गैस की आपूर्ति कराई है, जिससे रशिया को ये अपना इन्फ्लुएंस जमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। उसके साथ में साउथ चाइना सी में कितनी डिस्प्यूट करके रखी है चीन ने अलग अलग देशों के साथ में। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि चाइना की ये जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है ये पावर गेन करने का एक स्रोत है, क्योंकि आपके पास में जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे आप इनडायरेक्टली उतने ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। उसके साथ में मिडिल ईस्ट में
कहीं ना कहीं रिलीजन के अंदर ही, इस्लामिज्म के अंदर ही सुन्नी और शिया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, जिसके कारण वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस हमेशा बनी रहती। प्राइस जो है ऑयल की वो बड़े चेंज होती रहती है समय समय के अनुसार। उसके साथ में पेरिस क्लाइमेट समिट और उसका जो इम्पैक्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूएस ने हाल ही में ऑफिशियली वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था उसके बाहर आ गया था। अब नई सरकार क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात रहेंगी, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा पार्टनर है, साथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन का। तो यहाँ पर यूएस जैसे देशों को भी इसमें उनकी भूमिका क्या रहती है ऐसे एग्रीमेंट्स में, ऐसे समिट्स में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके साथ में इम्पैक्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से उसका कितना एडवांसमेंट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले ये एक थोड़ा सा आप ग्राफ की तरफ ज़रूर देख लीजिए, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो स्लाइड्स है उसका भी आपको, हमारा जो वीडियो है उसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ऑयल का जो एक पूरा नेचुरल गैसेस, पोलर, डीप वाटर, हैवी ऑयल और रेगुलर ऑयल जो है इसका कैसे जो उपयोग है, इसकी जो डिमांड है वो समय के अनुसार बढ़ी है, लेकिन अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सेकेंड हाफ में ये डिमांड कम होती जा रही है। तो 2010 के थोड़े पहले से ये डिमांड कम होना चालू हो गई है और ये कंटिन्यूसली कम होती रहेगी। तो इसीलिए भी ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रेफरेंस के लिए भी, आपके आंसर राइटिंग में भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए हमारा आज का जो विश्लेषण है वो हम यही समाप्त करते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।